गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी आपका बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे यूरोपियन हिस्ट्री की, और यूरोपियन हिस्ट्री में एक क्रांति, एक स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसे हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध बोलो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बोलो, दोनों ही एक ही चीज़ है। अगर हम बात करें ये जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कब से कब तक लड़ा गया, तो बच्चों ये 1775 से लेकर 1783 के मध्य में लड़ा गया था। अमेरिका के 13 उपनिवेश, एक तरह से बोल सकते हैं अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध, जिसे संयुक्त राज्य में अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध के नाम से जाना जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेश, यानी कि किस किस के बीच लड़ा गया। एक तो आपका था ब्रिटेन या इंग्लैंड बोल सकते हो, ठीक है, इसी को ब्रिटेन भी बोल सकते हो। और इसके अलावा 13 जो अमेरिकी उपनिवेश थे, 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने मिलकर जो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। और ये टाइम पीरियड बेसिकली जो देखने को मिलता है वो मिलता है हमको 1775 से लेकर 1783, और बेसिकली 1776 हम मान के चलते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश हो चुका था। ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष, जिससे वे उपनिवेश एक साथ मिलकर स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करते, जिसे हम आज यूएसए के नाम से जानते हैं। शुरुआती लड़ाई उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय के बाद बदले के लिए आतुर फ्रांस ने 1778 में, कब? 1778 में, आपको कारण परिणाम के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो 1778 में फ्रांस जैसी महाशक्ति ने किसका साथ दिया था? इन 13 उपनिवेशों का। ये चीज याद रखना। देखो, सप्तवर्षीय युद्ध कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो सप्तवर्षीय युद्ध है, कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध है। ये किस किस के बीच में लड़ा गया? एक था फ्रांस और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन की तरफ से कौन था? अमेरिकी जो उपनिवेश थे वो लड़े थे और फ्रांस से जीत गए थे। लेकिन जब 13 उपनिवेशों की खुद की आज़ादी की बात आई और किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ, तो फ्रांस ने किसका साथ दिया? अमेरिका का, ठीक है। तो ये चीज आपको लेकर चलना है। आज हम देखेंगे परिणाम के बारे में और उसके अलावा कुछ जो घटनाएं हुई थी। अमेरिकी क्रांति के बारे में अगर देखा जाए तो अमेरिकी क्रांति का मेन जो रीजन था वो था जॉर्ज तृतीय का अकुशल शासन और उसके अदूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि 1774 में अमेरिकी क्रांति का बिगुल बज उठा। तो पहला तो कौन हो गया? जॉर्ज थर्ड का निरंकुश। और जॉर्ज थर्ड कहाँ का राजा था? आपको अच्छे से पता है, ब्रिटेन का या इंग्लैंड का। सेकेंड, हम लिखते हैं कि सभी प्रांतों के कांग्रेस सदस्यों ने फिलाडेल्फिया में बैठक की और ब्रिटिश सरकार से सुशासन प्राप्त करने का प्रस्ताव जो है मंजूर किया। मगर ब्रिटिश सरकार इन कांग्रेसी नेताओं की बात मानने से क्या कर रही थी? इनकार कर रही थी। आपको ये याद रखना है कि अमेरिका के जो उपनिवेश थे, कहाँ के? अमेरिका में जो 13 उपनिवेश थे, यानी कि 13 अमेरिकी उपनिवेश जो थे, किसके थे? ब्रिटेन के। तो इन्होंने बोला नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इनका कहना था कि आप इंग्लैंड में बैठे बैठे अमेरिका में क्या होना चाहिए, कितना टैक्स लगना चाहिए, उसके बारे में जो गणित सेट करते हो, जो पॉलिसीज लाते हो, वो बिना अमेरिकी से पूछे आप कैसे लॉन्च कर सकते हो, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इन 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन को बोला कि हमें हमारा प्रतिनिधित्व दो। क्या दो? प्रतिनिधित्व। अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो कर नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इस बीच राष्ट्रवादी और ब्रिटिश सरकार के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। 19 अप्रैल को लेक्सिंगटन से स्वतंत्रता संग्राम की क्या हुई? शुरुआत हुई। ये कुछ घटनाएं बोस्टन टी पार्टी के बाद में आपको याद रखनी है, ठीक है। जॉर्ज तृतीय की अदूरदर्शितापूर्ण नीति फिर से सामने आई। उसने सभी विद्रोहियों को देशद्रोही करार दिया। उनके विद्रोह के स्वर को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। इससे न केवल अमेरिकन के मन में असंतोष पनपा, बल्कि ब्रिटिश लोगों ने भी गलत निर्णय समझा। थॉमस पेन ने इसके विरोध में कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी। ये कब की घटना है? 1774 के बाद में, ठीक है। यानी कि आपको अच्छे से पता है, कल की क्लास में हम लोगों ने कारण और परिणाम के बारे में बात की थी। बोस्टन टी पार्टी वाला जो एक
एक्ट हुआ था वो हम देखेंगे, स्टैम्प एक्ट लगाया था। ये अगर कल की क्लास पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बोस्टन टी पार्टी जैसी घटना घटने के बाद में 1774 में इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने, किसने? इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सीधा सीधा जो है आक्रामक रूप अपनाया और उपनिवेशों में रहने वाले जो विरोधी थे उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके फलस्वरूप ये सारी चीजें होती है। थॉमस पेन आपको अच्छे से पता है कौन था। थॉमस पेन हमारे एक तरह से बहुत अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी कॉमन सेंस करके, ठीक है। आप किसी की भी स्वतंत्रता को बाधित करोगे तो यही चीज होगी कि वो एक तरह से विद्रोह और विरोध के रूप में आपको सामने देखने को मिलेगा। अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने भी महसूस किया कि उन्हें आजादी के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने फिलाडेल्फिया में एक सभा बुलाकर 4 जुलाई 1776 को सभी 13 अमेरिकन स्टेट की आजादी की घोषणा कर दी। देखो आज भी ये जो 4 जुलाई है ये आपको याद रखना है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आज भी इसी दिन मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस या फिर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट, यानी कि 4 जुलाई 1776 को पहली बार फिलाडेल्फिया में इन 13 अमेरिकन स्टेट के प्रतिनिधि जाते हैं और अपने स्टेट्स की क्या करते हैं? स्वतंत्रता घोषित करते हैं कि हम अभी किसके उपनिवेश नहीं है? इंग्लैंड के। अब युद्ध से जुड़ी जो छोटी मोटी घटना है आपको अच्छे से याद रखनी है कि पहली उपनिवेशों ने मिलकर अंग्रेजी सत्ता का सामना किया सैरोगोटा के युद्ध में। पहला कौन सा युद्ध हुआ? सैरोगोटा के युद्ध में 1777 में, और यॉर्कटाउन के युद्ध में उपनिवेशों को निर्णायक विजय प्राप्त हुई। पहला कौन सा? सैरोगोटा, सेकंड यॉर्कटाउन। दक्षिण में जनरल वॉशिंगटन के नेतृत्व में, आपको ये जरूर याद रखना है कि जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में ही ये सारी जो क्रांति है, जो स्वतंत्रता की लड़ाई है, वो क्या हो पाई? सक्सेसफुल हो पाई। वॉशिंगटन के नेतृत्व में टेटन और प्रिंसटन के युद्धों में उपनिवेशों को भारी सफलता मिली। तो तीसरा कौन सा युद्ध है? तीसरा टेटन, चौथा है प्रिंसटन। यहां पर इन्होंने ब्रिटेन को हराया। अंत में 1783 में वसीलिस की संधि के साथ में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की गई। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड से 3000 मील दूरी अमेरिकी उपनिवेशों से युद्ध प्रारंभ किया, जिन्हें फ्रांस से सहायता मिल रही थी। लैंगस्टन, बंकर हिल और बोस्टन की विजय के पश्चात 5 जुलाई 1770 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया में मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा की। और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका नाम दिया गया। इस युद्ध में फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड भी अमेरिका की ओर से शामिल हो गए। सन 1781 में यॉर्कटाउन में अंग्रेजों की निर्णायक पराजय हुई और जनरल कॉर्नवालिस को जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सेना सहित समर्पण करना पड़ा। अंतिम रूप से 1783 की वर्साई की संधि द्वारा युद्ध समाप्त होना किया गया। देखो इसमें आपको समझना है कि इंग्लैंड में जो था, इंग्लैंड की तरफ से जो लड़ा था उसका नाम क्या था? जनरल कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस इंडिया में भी थे, याद रखना, ठीक है। जनरल क्या नाम था? कॉर्नवालिस। और अगर सेकंड साइड देखा जाए तो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। तो वॉशिंगटन के नेतृत्व की वजह से ही अमेरिकी उपनिवेशों को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली। ये इंग्लैंड की तरफ से थे और ये अमेरिका की तरफ से। अब आज बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले। बहुत ही सुखद निकले। और किस किस तरह के निकले अभी बात करते हैं हम लोग। अमेरिकी उपनिवेशों की एकता। देखो संग्राम के परिणाम के फलस्वरूप जो 13 उपनिवेशों में अलग अलग टाइप की जनसंख्या पॉपुलेशन थी, वो एकजुट होती है और इंग्लैंड के विरुद्ध अपना जो है मोर्चा तैनात करती है। तो अमेरिकी उपनिवेशों की एकता सिद्ध हुई। इंग्लैंड द्वारा अमेरिका के सभी 13 राज्यों का शोषण होता था। लगभग सभी नीतियां इंग्लैंड के द्वारा बनाई जाती थी, उन पर उनकी सहमति के बिना कर लगाए जाते थे। अतः सभी 13 उपनिवेशों ने अपना संगठन बनाकर संगठित रूप से इंग्लैंड के विरुद्ध क्या किया? संघर्ष किया। ओके, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। संयुक्त सम्मेलन कहां पर हुआ? आपको अच्छे से पता है, फिलाडेल्फिया में। कहां पर आयोजित हुआ? फिलाडेल्फिया में। सभी उपनिवेशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संयुक्त सम्मेलन आयोजित किए। 1774 में फिलाडेल्फिया का प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन, 76 में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन और मैसाचुसेट्स की विधानसभा का सम्मेलन, सभी में उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इससे उनमें एकजुटता आई जो क्रांति की समाप्ति तक बनी रही और आखिर में ये जो 13 बिखरे हुए उपनिवेश थे हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में देखने का मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि संयुक्त सम्मेलन की वजह से हमें कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या हुई?
स्थापना हुई। भाई एकता है तो एकता में आप कोई भी चीज कर सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, और एकता की वजह से ही ये लोग क्या है जीत पाए। क्लियर? दो परिणाम, एक तो अमेरिकी उपनिवेशों में एकता का एक तरह से एकता समर्थ हुई, और दूसरा संयुक्त सम्मेलनों की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से नए संघ का गठन। 13 उपनिवेशों ने एट लास्ट 1783, वैसे आपको डेट हमेशा याद रखनी है, 4 जुलाई को सबसे पहले इन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। इसी वजह से आज भी यूएसए का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 4 जुलाई को ही माना जाता है, जैसे हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। सभी 13 उपनिवेशों ने 1783 की पेरिस संधि से पूर्व ही संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया, जो सभी उपनिवेशों को एक सूत्र में बांधने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। तो तीसरा परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण। चौथा, स्वतंत्रता की प्राप्ति। क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सभी उपनिवेशों द्वारा क्या था, उनका स्वतंत्र होना था। और संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में नए राष्ट्र का गठन। अमेरिकी क्रांति का सबसे सुखद परिणाम था कि 13 उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नए राष्ट्र के रूप में गठित किया, जिसके लिए उन्होंने एक संविधान भी तैयार किया। इसी क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका के 13 उपनिवेश आज एक समृद्ध और मजबूत संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। इंग्लैंड की शक्ति का कमजोर। भाई बहुत बड़ा अमेरिका जो था, बहुत प्रॉस्परस समृद्ध एरिया था, जहां से इन्हें बहुत ज्यादा माल की, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं कि जब हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत प्राप्त होता था, बहुत धन संपदा प्राप्त होती थी। एक अमेरिका जैसे बड़े उपनिवेश का हाथ से निकल जाना इंग्लैंड की पराजय का ही द्योतक था। तो इंग्लैंड की शक्ति का कमजोर होना। क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम था कि अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ से निकल जाना। इंग्लैंड की प्रतिष्ठा को धक्का लगा, जॉर्ज तृतीय की बढ़ती हुई शक्ति पर रोक लगी और पार्लियामेंट को अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे नागरिक स्वतंत्रता बनी रही। ओके, तो 6 नंबर का जो परिणाम निकला वो क्या निकला, इंग्लैंड की शक्ति का कमजोर होना। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत। अमेरिकी क्रांति का यह भी बड़ा परिणाम था कि अमेरिकी क्रांति द्वारा उछाले गए नारों को लेकर फ्रांस में भी क्रांति हुई। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये बहुत सारे ऐसे नारे थे, बहुत सारे, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन का नेतृत्व भी एक कहीं ना कहीं बड़ा रीजन बना। तो फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत। अब देखो हुआ क्या कि जब आप एक तरह से इसको चार्ट की तरह समझो कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो ये हुआ किस किस के बीच में था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, ठीक है। एट दैट टाइम इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था, अमेरिका। तो अमेरिका के सैनिक ने इंग्लैंड की तरफ से लड़ा और जीते कौन, इंग्लैंड। तो अमेरिकी को लगा कि हम जब फ्रांस के विरुद्ध लड़कर हम जीत सकते हैं तो क्यों ना इंग्लैंड के विरुद्ध लड़के भी जीत सकते हैं। अब जब इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका लड़ रहा था तो फ्रांस ने किसका साथ दिया, अमेरिका का। तो फ्रांस के जो लोग थे, सैनिक थे, उन्होंने बोला कि जब हम अमेरिका के साथ लड़कर इंग्लैंड को हरा सकते हैं तो हम फ्रांस को भी तो हरा सकते हैं। और फ्रांस की क्रांति जो है उसका जो है एक तरह से बोल सकते हैं श्री गणेश हुआ। यानी कि अमेरिकी क्रांति का बड़ा परिणाम था कि फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि जो है तैयार हो गई। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध में इंग्लैंड की पराजय के कारण, ये पढ़ने से पहले अपन एक बार देख लेते हैं कि आखिर अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले। तो पहला परिणाम था अमेरिकी उपनिवेशों की एकता। दूसरा, संयुक्त सम्मेलन का आयोजन। अमेरिका के नाम, संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से नए संघ का गठन। स्वतंत्रता की प्राप्ति। उसके अलावा अमेरिका एक नए राष्ट्र का गठन, इंग्लैंड की शक्ति का कमजोर होना और फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि अमेरिका के जीत के कारण क्या रहे और एज इट इज इंग्लैंड की पराजय की क्या कारण रहे। ओके, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।